पाकिस्तान में लोग एहतियात नहीं कर रहे हैं, हुकूमत की बात नहीं मान रहे हैं, मगर उन्हें पता होना चाहिए कि अगर उनकी इस हरकत की वजह से अगर उनको या उनके घर वालों को कोरोना वायरस हो जाता है तो वो कितनी मुश्किल में आ जाएंगे। अमेरिका तक में जो बड़े तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, इटली है, उस तक में ना अस्पतालों में जगह बाकी है, ना वेंटिलेटर्स हैं, और पाकिस्तान में तो हाल उनसे बहुत ज़्यादा बुरा है। तो क्या उन्हें अस्पतालों में जगह मिल सकेगी, वेंटिलेटर मिल सकेंगे? ये हम उनके सामने रख देते हैं। डॉक्टर मदिया हाशमी, आप माहिर हैं इंतहाई निगहदाश्त यूनिट और फॉर्मर डायरेक्टर हैं ICU आगा खान हॉस्पिटल। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब आपने बड़ा तफसील से रिसर्च किया इस पर कि पाकिस्तान में कितनी कैपेसिटी है, अस्पतालों में बेड कितने हैं, वेंटिलेटर कितने हैं। ये जो कोरोना वायरस आया उसके बाद क्या पाकिस्तान निमट सकता है? अगर खुदा ना खास्ता लोग सुन नहीं रहे हैं, उनकी गलती की वजह से ये फैल जाता है पाकिस्तान में बहुत। आपने ये बहुत इम्पोर्टेंट सवाल पूछा है, बिकॉज़ ये जो कोरोना के केसेस हैं इनमें जो ऑर्गन मोस्ट अफेक्टेड होता है वो फेफड़े होते हैं, और अगर खुदा ना खास्ता बहुत सवेयर डिजीज़ होती है तो फिर फेफड़े फेल होते हैं और उनको सपोर्ट करने के लिए आपको वेंटिलेटर्स और ICU की ज़रूरत होती है। तो इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये जानना कि हमारे रिसोर्सेज एग्जिस्टिंग हैं क्या। मैंने तकरीबन 2 साल पहले 2018 में सर्वे किया था पूरे पाकिस्तान में ICU रिसोर्सेज का इन टीचिंग हॉस्पिटल्स। सो जो हमारे टीचिंग हॉस्पिटल हैं वो तकरीबन 150 टीचिंग हॉस्पिटल्स हैं, रिकग्नाइज्ड आइदर बाय कॉलेज ऑफ फिजिशियन एंड सर्जन्स ऑफ पाकिस्तान या PMDC, और उनमें तकरीबन लगभग 220 ICUs हैं। अब इन ICUs के मिला जुला के बेड्स अबाउट 2000 है, अबाउट 1500 वेंटिलेटर्स हैं। सो ऑल दिस कम्स डाउन टू बी 0.71 बेड्स पर 100,000 पॉपुलेशन। अब इसको आप कंपेयर करें चाइना के साथ, जिनके पास 3.6 बेड्स हैं पर 100,000 पॉपुलेशन, और ईरान के पास 4.6 हैं, और इटली के पास 12.5 बेड्स हैं पर 100,000 पॉपुलेशन। सो अगर आप इन स्टेटिस्टिक्स के हिसाब से जाएं तो ऑब्वियसली हमारे इंटेंसिव रिसोर्सेज बहुत मिनिमम है, और अगर खुदा ना खास्ता हमारे पास नंबर ऑफ पेशेंट्स बढ़ते हैं तो हमारे लिए बहुत सिचुएशन डिफ़िकल्ट हो जाएगी कि हमारे इंटेंसिव केयर कैपेसिटी हमें बढ़ानी है। और जो अब हुकूमत ने फैसला किया है कि वेंटिलेटर्स तेज़ी से ख़रीदने की कोशिश कर रहे हैं, दुनिया में कहीं मिल नहीं रहे हैं, चीन से लेने की कोशिश कर रहे हैं, इससे मसला हल हो सकता है? वेंटिलेटर्स की तो ऑब्वियसली ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन जो चीज़ एक बहुत ज़्यादा हमारे पास जिसकी कमी है वो ट्रेन ह्यूमन रिसोर्स की है। वेंटिलेटर्स तो आप ख़रीद लेंगे, दैट्स नॉट एन इशू, लेकिन उन वेंटिलेटर्स को चलाने के लिए आपको ट्रेन लोग चाहिए। अभी हमारे पास जो एग्जिस्टिंग ICU बेड्स हैं, 82 बेड्स पे एक बेड ऐसा है जिस पे आपके पास ICU ट्रेंड डॉक्टर जो है काम कर रहा है। अगर आपके ये नंबर ऑफ वेंटिलेटर्स और नंबर ऑफ बेड्स बढ़ेंगे तो ये ऑब्वियसली ट्रेनिंग एकदम से तो नहीं हो जाएगी। सो आपको थोड़ा सा इन्वेस्ट करना पड़ेगा ह्यूमन रिसोर्स में, क्योंकि ये जो कोविड में जो रेस्पिरेटरी फेलियर होता है इट्स नॉट वेरी सिंपल। इसमें जो फेफड़ों को डैमेज होता है, अगर आप अनट्रेन्ड लोग वेंटिलेटर पे ऐसे पेशेंट्स को डालेंगे तो वो एक्यूट लंग इंजरी जो है वो बेहतर होने के बजाय वो ख़राब हो सकती है। सो आई डू अंडरस्टैंड कि हमें अपने बेड्स बढ़ाने हैं इस इमरजेंसी पैंडेमिक को डील करने के लिए, हमें वेंटिलेटर्स भी और चाहिए, लेकिन बहुत ज़्यादा फोकस हमें करना पड़ेगा अपनी ह्यूमन रिसोर्स को डेवलप करने के लिए। नर्सेज हैं, टेक्नीशियंस हैं, डॉक्टर्स हैं, हमें इनका नंबर भी साथ लेके चलना है। और डॉक्टर साहब, ये जो सूरत हाल है पाकिस्तान में हेल्थ फैसिलिटीज़ की, उसमें आपके ख्याल में ये बेस्ट ऑप्शन है जो लॉकडाउन की तरफ हुकूमतें गई हैं, या आपके ख्याल में ये बेहतर ऑप्शन नहीं है, इसके अलावा कोई ऑप्शन हो सकता है? क्योंकि ज़ाहिर है वफाकी हुकूमत और सूबे में इख्तलाफ पाया जाता है, बट लग रहा है कि अल्टीमेटली हम जा रहे हैं लॉकडाउन की तरफ। जी, ये जो लॉकडाउन है ये तो एक साइंटिफिक टर्म है, फ्लैटन द कर्व। ये तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट स्टेप है, एंड आई एम रियली हैप्पी कि गवर्नमेंट बोथ प्रोविंशियल फेडरल दे आर डूइंग दिस क्लैम्प डाउन, बिकॉज अगर एकदम से पैंडेमिक में नंबर ऑफ पेशेंट्स बढ़ता है तो वो तो डेवलप्ड कंट्रीज भी उससे कोप नहीं कर सकती। तो एक जो सबसे हमारा जो इस वक्त हमें नज़र भी आ रहा है, प्रैक्टिकली नज़र आ रहा है कि सब लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का कहा जा रहा है, एंड आई थिंक दिस इज द सिंगल मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप कि आप जो
हॉस्पिटल तक पहुंच पाएंगे, उनका इलाज तो बात की बात है, लेकिन पहले अगर आपने नंबर्स इतना ज़्यादा फ्लड हो गया तो वो तो कोई भी हेल्थ सिस्टम कोप नहीं कर सकता। तो ये तो बहुत इफ़ेक्टिव मेजर है कि आपने लोगों को दूर एक दूसरे से किया है ताकि ये इन्फेक्शन फैले ना। और अभी जो हमारे सूरत हाल है, अगर हम कंट्रोल कर लेते हैं इसको, तो फिर हमारा हेल्थ सिस्टम साथ साथ हम बिल्ड कर रहे हैं। गवर्नमेंट जैसे वेंटिलेटर्स ले रही है, बेड्स ले रही है, डॉक्टर्स ट्रेनिंग शुरू कर दें अपनी, तो खुदा ना खास्ता अगर नंबर बढ़ता है तो वील बी एबल टू मैनेज दैट। बहुत शुक्रिया। इसलिए लोगों के लिए लाजमी है एहतियात करें, हाल देख लें कि ना पाकिस्तान में हेल्थ फैसिलिटीज़ मौजूद होंगी फिर, और आपको बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा और आपके घर वालों को भी। एक बड़ी अहम बात आज हुई, वज़ीर आज़म जब एंकर से बात कर रहे थे, वैसे ही हुकूमत पर तनकीद होती है कि इनका फोकस काम पर नहीं है, मीडिया को कैसे टारगेट करना है, अपोजिशन को कैसे टारगेट करना है, इस तरफ फोकस होता है। ये बात आज रऊफ क्लासरा साहब की तरफ से की भी गई। वज़ीर आज़म ने क्या जवाब दिया? अगरचे हम डरते हैं कि मुश्किल सवाल करने से कि अगली दफ़ा ब्लैक लिस्ट में आ जाते हैं। बहरहाल दैन आपका शुक्रिया। दिन भी अपने उसमें तकरीर में कहा कि 15 जनवरी से आपको पता था, 2 महीने हो गए हैं, हमें इस 2 महीने पे कहीं पे कोई हुकूमत की कोई तैयारी नज़र नहीं आई, कोई एमरजेंसी स्टेप्स नज़र नहीं आए, कहीं पे कोई हलचल नज़र नहीं आई, और हम इंतज़ार करते रहे जब तक पूरी दुनिया जो है खुदा न खासा वो लॉकडाउन पे जाएगी, वो कर्फ्यू पे जाएगी, वो सप्लाईज़ पे जाएगी, हम फिर ही करेंगे। तो वो जो 2 महीने थे, विद ड्यू अपॉलॉजी, हमें लगा कि शायद आप मीडिया पे नाराज़ थे, आप मीडिया के खिलाफ ये कवानीन बनाते रहे, आपके कैबिनेट के हर एजेंडे में यही रहा। मैं थोड़ा सा कमेंट करने की मैम इजाज़त दे दें, प्राइम मिनिस्टर सुनते होते हैं, वो पहले भी सुनते थे, आप भी बड़ा सुनते हैं। तो मीडिया को टाइट करने के लिए लाज लाए गए। इसके बाद मीर शकील रहमान साहब को हमने देखा कि वो भी आपके जहन में था कि हमें उनको गिरफ्तार करना है। इन हालात में उनको भी किया गया। डॉक्टर दानिश का आ रहा है कि उनका प्रोग्राम जो है आपकी हुकूमत ने बंद करवाया है अगेन जुल्फी बुखारी साहब के हवाले से। तो ये सारे बहुत सारे कंसर्न्स हैं लोगों की कि जब पूरा मुल्क उसमें क्राइसिस में है, मैं जवाब देता ये उसमें है, आपकी एक मीडिया के साथ लड़ाई है, आपकी सियासतदानों की तो चलो वो जेन्युइन है, वो बनती है। आप ये सारी जो चीज़ें नाम लेके आ रहे हैं लोगों के और मीडिया के ऊपर, मैं पहले एक मीडिया के ऊपर आपको बात कहता हूँ। जिस तरह की मीडिया को पाकिस्तान में आज़ादी है, मैं चैलेंज करता हूँ आपको किसी मगरबी डेमोक्रेसी में मुझे बता दें। मैं मगरबी की डेमोक्रेसी को समझता हूँ, मैंने अपनी ज़िंदगी के 20 साल या गर्मियाँ वहाँ गुजारी हुई हैं। मुझे पता है कि आप अगर इस तरह की बातें, जिस तरह की यहाँ एलिगेशंस लगती हैं, आप मगरब में करें, जिस तरह के वहाँ लाइबल लॉज हैं, जो आपको फाइन्स होंगे, आपके अखबार बंद हो जाएंगे या आपकी जो चैनल्स हैं वो बंद हो जाएंगी। इसलिए मेरे से मीडिया की इस वक्त बात ना करें, बात करें कोरोना की। मीडिया की बिल्कुल बात नहीं करते, रहने दें, फ़ायदा ही कोई नहीं। मीर शकील को भी रहने दें, पैमरा की भी बात नहीं करते, वो भी जो कर रहा है नहीं, एक मिनट साहब, बात सुनो। देखें, इस मीडिया टॉक का कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आपने कोरोना के आगे और कोई एजेंडा लेना तो बात कर, हम अभी ख़त्म कर देते हैं मीडिया टॉक। क्योंकि देखें इस वक्त पब्लिक, मेरी बात सुनो, सारी पब्लिक आज घरों में बैठी है। लोग सिर्फ सुनना चाहते हैं कि आगे लाएअमल क्या है, उन्होंने लोगों ने क्या करना है। यहाँ मैं और एजेंडाज़ के ऊपर बात नहीं करना चाहता। पता है आप नहीं करेंगे, मैं वही कह रहा हूँ कि ज़रूरत कोई नहीं है उसकी बात करने की, और ये एजेंडा भी नहीं है ज़ाहिर है। लेकिन चूँकि रऊफ़ ने बात की तो ये एक वो अजीब सा लगता है, क्योंकि हम भी आपके साथ इसी कोरोना के लिए लड़ रहे हैं, इसी जिससे मैं भी आप खुश नहीं होंगे कि मैं पॉजिटिव है या नेगेटिव है, लेकिन ये आपका भी मुल्क है, मेरा भी मुल्क है, हम सारों का मुल्क है। सवाल हुआ और वज़ीर आज़म को बुरा लग गया। और वज़ीर आज़म कह रहे हैं कि वो मगरिब को ज़ाहिर सबसे ज़्यादा समझते हैं, बकौल उनके, उन्होंने सबसे ज़्यादा गर्मियाँ गुजारी हैं, इसलिए मगरबी जमहूरियत को भी सबसे ज़्यादा समझते हैं। इतनी मीडिया की आज़ादी वहाँ भी नहीं है जितनी पाकिस्तान में है। तो जिस मगरबी जमहूरियत को वज़ीर आज़म खुद ज़ाती तौर पर बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से समझते हैं, वहाँ क्या ये हो सकता है कि एक दिन आप चैनल के एडिटर इन चीफ को गिरफ़्तार करें, अगले दिन केबल ऑपरेटर्स को पैमरा से कॉलें करा के चैनल को बंद कराएं, उसके अगले दिन चैनल को पैमरा के ज़रिए मुतादिद नोटिस भिजवाएँ, और फिर अदालत चैनल को जाना पड़े और अदालत को कहना पड़े कि चैनल को खोला जाए। ये किसी मगरबी जमहूरियत में हो सकता है कि आप इल्ज़ाम तो लगाएं कि मीर शकील रहमान के ख़िलाफ़ मेरे पास सारे सबूत हैं कि इन्होंने किस तरह मनी लॉन्ड्रिंग की, किस तरीके से ये सारे के सारे कारोबार करते थे, फंडिंग लेते थे, मगर फिर मुकदमा करें 34 साल पुरानी एक प्राइवेट ट्रांजेक्शन का, और फिर उसके बाद उन्हें गिरफ़्तार करा दिया जाए। ये कौन सी मगरबी जमहूरियत में हो सकता है कि चेयरमैन नैब की मुबैना वीडियो आए, आप खुद कहें कि आप तहकीकात कराएंगे, फिर जब तहकीकात का सवाल उठे तो आप पैमरा के ज़रिए नोटिस भिजवाएं कि आपने ये सवाल उठाकर दरअसल मुल्क से बगावत की है। ये कौन सी मगरबी जमहूरियत में हो सकता है? क्योंकि वज़ीर आज़म जो मगरबी जमहूरियत को खुद जानते हैं, इसलिए वही इसका जवाब दे सकते हैं। गाजी, अल्लाह हाफ़िज़।